Good morning students. Today we are discuss our topic of zero order reactions. देखो zero order reaction. सबसे पहले बात करते हैं अपने को जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती हैं वो क्या होती है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसके अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ तो डेफिनेशन होती है इट्स रेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द, लिखते हैं अपने, इट्स रेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द concentration of any of reactants। तो देखो अगर कोई भी अपने पास रिएक्शन है उसका जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, तो उस रिएक्शन को अपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर। इसके लिए अगर मैं रेट लिखता हूँ इसका डी, कोई इक्वेशन लेते हैं, आर किस में चेंज हो रहा है, कोई रिएक्टेंट है किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। क्लियर। तो देखो आपको पता है कि यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 10, यहाँ पर 0, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, ऐसे ऐसे इसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए इसका रेट लिखता हूँ तो वो कितना आएगा, देखो वो ऐसे लिख सकते हैं अपने, क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू 0। जब रिएक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको मैं लिखूंगा R0, मतलब R0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और अगर मैं T इज इक्वल टू टी टाइम पर कंसंट्रेशन नोट करता हूँ तो वो जो कंसंट्रेशन है स्टार्टिंग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, R0। कुछ समय बाद अगर अपने देखते हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, तो इसको मैं लेता हूँ R0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और R क्या है, R है किसी भी टाइम पर कंसंट्रेशन। क्लियर। तो देखो इसके लिए अगर मैं रेट लिखूं इसका तो डी आर, कब, किसके लिए, टी के लिए, क्योंकि जब R0 है इसके लिए तो रेट लिख नहीं सकते अपने, क्योंकि R0 तो क्या है और टी टाइम इज इक्वल टू क्या है, 0, मतलब ये जो रिएक्शन है वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी, और यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज। तो जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है उसके लिए अपने साइन किसका लगाते हैं, माइनस का। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जो रिएक्टेंट है उसकी 0 पावर के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रिएक्टेंट की 0 पावर के। तो मैंने आपको जब लास्ट लेक्चर में बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होगी, कि जो भी रेट लो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के 0 पावर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको यहाँ से पता है अपने इसका, जब अपने इसका साइन हटाते हैं यहाँ से तो मेरे को एक वैल्यू मिलती है और उसको मैं K या K0 नोट कर सकता हूँ। K0 क्या है, द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एंड R0 यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब आपको ये भी पता है, आप मैथमेटिक्स के रूल्स पढ़ते हो कि R कोई भी वैल्यू होती है, उसका कोई भी वैल्यू है उसकी पावर कितनी लगाते हैं, अगर अपने 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो यहाँ से मेरे को ये मिल जाएगा माइनस dr अपॉन में dt इज इक्वल टू K, ये वैल्यू आ गई, क्योंकि R0 का मान जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 क्यों होगी, कि कोई भी जो वैल्यू होती है, कोई भी उसका जो कंसंट्रेशन, या अपने बात करते हैं उसकी जो पावर होती है वो 0 लगाते हैं तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी मिलती है, अपने को 1 मिलती है। अब देखो यहाँ से मैं dt को इधर ले जा सकता हूँ, K और dt, इसका यहाँ पर ये जो मेरे को एक इक्वेशन मिली है इसको मैं करता हूँ इंटीग्रेशन, इसका क्या करते हैं अपने, इंटीग्रेशन करते हैं। और सॉरी, इसको ऐसे लिखना है आपको।
तो इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी। अब जो आपको पता है कि डी आर जो होता है उसका इंटीग्रेशन मिलता है मेरे को आर, क्या मिलता है माइनस, तो ऐसे का ऐसा रहेगा, और डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है आर होता है, और के डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है के टी होता है। के कांस्टेंट है ये तो बाहर आ जाएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है सिर्फ मिलता है टी, प्लस में यहाँ पर आता है एक आई। आई क्या है, आई है यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई क्या है यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगर मैं t इज इक्वल टू 0 टाइम लेता हूँ, कौन सा टाइम लूँ t इज इक्वल टू 0, तो r का मान कितना था, r था यहाँ पर r0, कहाँ गया ये रहा। t बराबर 0 पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी उसको मैंने किससे डिनोट किया था r0 से, तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है r0। क्लियर। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो r0 लिखा है और ये जो r0 लिखा है वो अलग अलग है, दोनों को सेम मत कर देना, क्योंकि ये r0 तो है किसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बताने के लिए, और ये r0 है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन बताने के लिए। क्लियर। तो ये जो दोनों वैल्यू मेरे को यहाँ पर मिली है, क्या t इज इक्वल टू 0 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कितनी थी मेरे पास यहाँ पर r0 थी। ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे को ये फॉर्मूला मिलता है r0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस में i। इस वैल्यू का मान कितना हो गया 0, तो यहाँ पर मेरे को ये वैल्यू मिली r0 इज इक्वल टू i, ये वैल्यू मिली मेरे को। क्लियर। अब देखो i की वैल्यू क्या आ गई r0, ये जो वैल्यू i है मेरे को मिली है, ये मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे को फॉर्मूला मिलेगा r माइनस इज इक्वल टू के टी, और यहाँ पर क्या है प्लस, रुको एक बार, यहाँ पर क्या है i की वैल्यू कितनी मिली है माइनस r0। क्लियर। अब r जो है उन दोनों को एक साइड ले जाते हैं, के टी को दूसरी साइड रखते हैं, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, r को इधर लेके आता हूँ तो वो किसका हो जाएगा प्लस का, माइनस r इज इक्वल टू के टी, और यहाँ से मेरे को k की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ r0 माइनस r अपॉन में क्या लिख सकता हूँ मैं t इज इक्वल टू k। क्लियर। ये मेरे को एक फॉर्मूला मिला, और ये मिला K0 लिखा है, सॉरी सब जगह K0 कर दो, बीच में रह गया था। K0 क्या था, यहाँ पर K0 था, K0 क्या था रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सभी जगह K0 डिनोट करोगे आप, है ना। यहाँ पे भी जितनी भी जगह आ रही है सब जगह क्या करोगे K0 डिनोट करोगे। तो ये मेरे को एक यहाँ पर एक वैल्यू मिल गई, और वो किसकी है K0 की। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करना है, और उस ग्राफ के लिए एक बार मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ये हटाता हूँ, कौन सा हटाएं, चलो ये हटा देते हैं। देखो ग्राफ डिनोट करना है, और ग्राफ मैं किस किस के बीच बनाऊँगा, देखो ग्राफ बनाना है मुझे यहाँ से, अगर मैं देखता हूँ R एंड T के बीच में, R और T के बीच में ग्राफ बनाना है मेरे को। इससे पहले क्या है, आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेंगी, ये जो इक्वेशन है इससे एक ग्राफ बनाएंगे अपने R, इसको दोबारा लिख रहा हूँ मैं, रुको एक बार, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ पे थोड़ा नोट तो करें। आप लोग नोट्स कैसे बनाओगे, ग्राफ बनाना है मेरे को किसके बीच में, बिटवीन R एंड T। मेरे को ग्राफ डिनोट करना है एक किस किस के बीच में, R और T के बीच में ग्राफ बनाऊंगा मैं। तो ये जो इक्वेशन है इससे बनेगा, ध्यान रखना, माइनस R इज इक्वल टू K0 T और माइनस में R0। ये जो वैल्यू आई है मेरे को, जो भी वैल्यू मिली है, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ। माइनस से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई टू माइनस, मल्टीप्लाई टू किससे करेंगे माइनस से, माइनस से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी R इज इक्वल टू माइनस K0 T, और यहाँ आ जाएगा प्लस में R0।
R0 यहाँ पर इसको अंदर रखना है, ये वैल्यू मिली है। अब आपको पता है एक इक्वेशन होती है ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये एक ग्राफ की इक्वेशन है, और इससे जो ग्राफ अपने ड्रॉ करेंगे वो आता है स्ट्रेट लाइन। क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। इससे पहले कुछ बातें समझ लो आप। अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ये x है, ये x और y है, और यहाँ पर अगर मैं c की वैल्यू नहीं है तो ये मैं ग्राफ बनाता हूँ ऐसे, y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ मिलेगा मेरे को ऐसे। अगर मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू या देखो, इसके लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर प्लस m हो, m का मान क्या हो? प्लस m हो तो ग्राफ जाएगा ऐसे। अगर माइनस m हो तो ग्राफ आएगा नीचे की तरफ। माइनस m हो तो ग्राफ क्या आएगा? नीचे की तरफ आएगा। अब देखो, अगर यहाँ पर ये वैल्यू है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, ये प्लस c है। इस c का मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू है वो 0 है, ये y है, ये x है, तो c की वैल्यू यहाँ पर ऐसे होगी, और वो किस में है? पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव में c की वैल्यू हो और साथ में अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा लूँ तो ग्राफ मिलेगा मेरे को ऐसे। क्लियर? एक बात और समझाता हूँ। y इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस लेता हूँ, माइनस एम एक्स माइनस सी लेता हूँ, माइनस सी का मतलब ये है कि ये जो है ये इधर आ जाएगा माइनस सी, ये क्या है? प्लस सी, प्लस सी। अब यहाँ पे माइनस एम भी क्या है? माइनस है, और सी भी क्या है? माइनस है, तो ग्राफ जाएगा ऐसे। क्लियर? ये यहाँ से अगर ग्राफ नहीं है क्या हो गया? माइनस वाई, और ये एक्स हो गया। क्लियर? तो इतना ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये जो ग्राफ है इसको दोबारा से बात करते हैं अपने इसी पर कि c का मान क्या होता है? ये होता है 0, यहाँ पर क्या है? c, और m की वैल्यू क्या हो? अगर माइनस हो तो m की वैल्यू माइनस हो तो ग्राफ जाएगा ऐसे। अब क्या करता हूँ कि ये जो दोनों इक्वेशन मैंने लिखी है, इन दोनों की अपने क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करते हैं तो क्या कर सकते हैं अपने? देखो यहाँ वहाँ पर y इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है? देखो कंपैरिजन करें, y की वैल्यू क्या है? r, और फिर m की वैल्यू है यहाँ पर माइनस k0 या x की वैल्यू क्या है? यहाँ पर x की वैल्यू है t, और c की वैल्यू क्या है? r0। c की वैल्यू क्या है? यहाँ पर r0। तो देखो ग्राफ बनाना है मैंने। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ यहाँ से, किस किस के बीच में ग्राफ बनाता हूँ मैं? r और t के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो r और t के बीच में जब ग्राफ बनाएंगे तब मैंने आपको ये बताया r की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है? r है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो आप। तो और c की वैल्यू क्या है? r0, मतलब c की कुछ न कुछ वैल्यू है, तो ग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे। और m की वैल्यू क्या है? माइनस k0 है, m की वैल्यू माइनस k0 है, तो ये ग्राफ आएगा ऐसे। क्लियर? अगर सपोज करो m की वैल्यू प्लस k0 होती तो ये ग्राफ आता ऐसे, पर अब यहाँ पर प्लस तो है नहीं, तो किसकी वैल्यू कितनी है? ये जो है ये कितना है? r0 और t के बीच में मेरे को ये छोटा सा सिंपल सा ग्राफ मिला। तो आपको ये पता होना चाहिए बातें कि जब माइनस आता है m तब क्या होता है, प्लस c आता है तो क्या होता है, और माइनस c होता है तो कैसे ग्राफ बनाते हैं। क्लियर? इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और रहता है इसी का, हाफ लाइफ टाइम। देखो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हाफ लाइफ टाइम। पहले ये थोड़ा सा समझ लो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। यहाँ पर जब मैंने इक्वेशन स्टार्ट की थी R इज इक्वल टू P लिखा था, कोई भी जो रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन थी 10। अब देखो ये ऐसे इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी और डिक्रीज होते होते पहुंच जाएगी 5 तक। इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती होती पहुंच जाएगी 5 तक। तो देखो हाफ लाइफ टाइम ये क्या होता है कि कोई भी जो रिएक्टेंट्स लेते हैं उसके स्टार्टिंग की जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो कुछ टाइम बाद कितनी रह जाए? स्टार्टिंग की हाफ रह जाए। मतलब स्टार्टिंग की मैंने लिया था कितना कंसंट्रेशन लिया था, इसका R का कंसंट्रेशन ली थी अपनों ने 10,
थोड़े टाइम बाद जब अपने देखेंगे कि जो रिएक्शन है वो हो रही है, तो उसके बाद में क्या होगा कि कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी 5। तो जब स्टार्टिंग में मैंने कंसंट्रेशन ली थी 10 और वो धीरे धीरे डिक्रीज होती होती कहाँ पहुँचे 5 तक। 5 का मतलब ये है कि स्टार्टिंग की जो कंसंट्रेशन है उसकी बिल्कुल क्या हो जाए, हाफ हो जाए। उस टाइम को अपने बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला अपने देखेंगे और वो कौन सा होगा, कहाँ से होगा। देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले के लिए अपने को ये चाहिए, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला इसको मैं नोट कर रहा हूँ दोबारा से, K0 इज इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन में T। तो देखो T को तो लूँगा मैं T ऑफ, T को क्या लेंगे T ऑफ, क्लियर। हाफ क्या है, सिर्फ डिनोट करने के लिए है कि हाफ लाइफ टाइम, मतलब जो इक्वेशन, जो भी समीकरण है, जो भी प्रोडक्ट है, मतलब जो रिएक्टेंट है वो कितने हाफ रिएक्टेंट्स किस में चेंज हो गए, जितने अपने स्टार्टिंग में लिए थे वो प्रोडक्ट में चेंज हो गए। तो देखो यहाँ पर T इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम T हाफ, और थोड़ा सा चेंज और करना है मेरे को। अब स्टार्टिंग की जब इसके लिए आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन जब स्टार्ट किया था तब मैंने T इज इक्वल टू, अगर आपको याद है तो T इज इक्वल टू मैंने लिया था R0। R0 क्यों लिया था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स थी R0। तो अब देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कितनी रह जाए, हाफ। तो यहाँ पर R की वैल्यू मैं क्या लिखूँगा, R की वैल्यू लिखूँगा R0 इनिशियल कंसंट्रेशन, और वो कितनी रह जाए, हाफ। क्लियर, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। K0 इज इक्वल टू R0 माइनस R0 बाई 2, और अपॉन में क्या आ रहा है, T की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, T हाफ। ये एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, देखो R0 ये 1 R0 है, इसमें से हाफ R0 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, हाफ ही बच जाएगा। तो R0 अपॉन में 2T हाफ ये आ जाएगा। और मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम का मतलब होता है किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, T हाफ की। तो अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दो। चेंज करने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, देखो इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, T हाफ और यहाँ पे आ गया K0। क्लियर, ये मेरे को मिला हाफ लाइफ टाइम का छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला। तो देखो अगर अपने इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर में से अगर अपने को न्यूमेरिकल्स आए तो अपने को 4 ही टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे, 4 फॉर्मूले से अपने न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। कौन से थे, एक तो ये फॉर्मूला, क्लियर, जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था, रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, और एक ये फॉर्मूला। तो अभी अपनों ने 2 फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं, उनको चेकआउट कर लिया अपनों ने। उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर अपने सिलेबस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर 2 टाइप की रिएक्शन ही अपने डिस्कस करेंगे। जब आप इन फ्यूचर अगर आप कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी स्टडी करनी होगी, और सारा जो प्रोसीजर है वो ऐसे ही चलेगा। आज के लिए अपने इतना ही, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू।